हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम पढ़े थे 9th क्लास का एक क्वेश्चन पेपर्स था जो तिमाही परीक्षा 2026 में हुआ है और जुलाई में हुआ था। ठीक है, तो उसका हम ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ लिए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसमें का सब्जेक्टिव करना बाकी है। तो सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय आज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो आज के क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसका क्या आंसर होना चाहिए। लर्न विथ कवि 26 मेरे चैनल का नाम है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या हो वो समस्या 7479560181 पे शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। खंड ब के अंतर्गत आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, ये 1 से 20 तक दिया गया है, 10 प्रश्न का उत्तर देना है आप लोगों को, लेकिन हम 20 में 20 बताएंगे, 1 to 20 बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है नंबर 1, मात्रक क्या है? तो मात्रक क्या है? मात्रक यानी यूनिट क्या है, इसके विभिन्न प्रकार लिखे हैं। ठीक है, तो मात्रक क्या होता है? जैसे कोई चीज़ का मेजर किया जाता है तो उसका वैल्यू दिया जाता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मीटर स्क्वायर, तो यही मात्रक होता है। ठीक है ना, तो मात्रक क्या है, इसके विभिन्न प्रकार लिखे। तो व्हाट इज अ यूनिट, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स। तो उत्तर हो जाएगा इसका, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए निर्धारित मानक मात्रा को मात्रक कहते हैं। ठीक है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जब मेजर किया जाता है तो उसका वैल्यू दिया जाता है कि जैसे चाल है तो किलोमीटर में देंगे, समय है तो सेकंड में देंगे, लंबाई है तो मीटर में देंगे, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में देंगे। तो यही बात हुआ, यही हुआ मात्रक। ठीक है, मात्रक के मुख्य प्रकार कौन कौन सा हो सकता है? तो मात्रक के मुख्य प्रकार 2 प्रकार के हैं, एक है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक ये होता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो मूल मात्रक क्या होता है? मूल कहने का मतलब क्या, स्वतंत्र है। ठीक है, एक है, मूल यानी एक की बात कर रहा है। तो ये स्वतंत्र मात्रक होते हैं, इन्हें अन्य मात्रकों की सहायता से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मूल है। देखिए, मूल से ही पता चल रहा है कि ये स्वतंत्र है, ये इसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए मीटर का मेजर किया जाता है तो इसका वैल्यू मीटर में आता है। किलोमीटर का जैसे जो भी निकाला जाता है वैल्यू वो केजी में आता है। सेकंड का समय का सेकंड में आता है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट, ये मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, मूल मात्रक यानी दो लेंगे, 2 मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। इन्हें मूल मात्रकों के गणितीय संयोजन से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे या एग्जाम्पल में है वेग का वैल्यू किस में आता है? मीटर पर सेकेंड में आता है। कैसे? तो वेग का जो फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय होता है ना, वेग के जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का जो वैल्यू आएगा वो मीटर में आएगा ना, और समय के वैल्यू किस में आएगा? सेकंड में आएगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड या मीटर बाई सेकंड होता है। ठीक है, अब है बल। तो बल के किस में आ जाएगा? बल क्या आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इनवर्स में है, केजी इनवर्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्षेत्रफल के किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। कैसे? क्षेत्रफल के मीटर में कैसे आएगा? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना लंबाई यानी एल स्क्वायर। तो लंबाई के मीटर में आ जाएगा, एक लंबाई के मीटर में आ जाएगा, तो दोनों के कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, पावर 8 हो जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन 1 का आंसर। ठीक है, 2 नंबर है, विराम और गति सापेक्ष पद कैसे है? विराम और गति सापेक्ष पद कैसे हैं? ठीक है, हाउ आर रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट यानी विरामा की अवस्था में बोल रहा है, मोशन यानी गति। ठीक है, आइए इसके उत्तर देखते हैं। कोई वस्तु एक वस्तु के सापेक्ष स्थिर, कोई वस्तु जैसे कोई वस्तु है तो कोई वस्तु एक वस्तु के सापेक्ष स्थिर और दूसरी वस्तु के सापेक्ष क्या है? गतिशील है।
एक स्थिर मान के चलिए कि दो वस्तु है, तो दो वस्तु है तो एक वस्तु स्थिर है और दूसरा वस्तु क्या है, गति में है, यानी चल रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो यही बात हुआ, इसीलिए विराम और गति सापेक्ष होते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग कहेंगे कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इस 1 नंबर के उत्तर इतना में कैसे हुआ? तो जिसका जैसे उत्तर मांगेगा प्रश्न उसका उतना में उत्तर देंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ डेफिनेशन पूछा, मात्रा के क्या है, तो डेफिनेशन लिखेंगे और इसके प्रकार लिखेंगे, तो प्रकार लिखेंगे तो इसका भी डेफिनेशन लिखेंगे और थोड़ा सा तो एग्जाम्पल जिक्र करेंगे ना, इसीलिए इसका लंबा हुआ। अब यहाँ 2 नंबर के प्रश्न है, देखिए विराम और गति सापेक्ष पद कैसे है, ये शॉर्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर भी शॉर्ट में हो गया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर वैसा ही देंगे। ठीक है, तीसरा नंबर है प्रश्न, संवेग की परिभाषा दे। संवेग की परिभाषा दे, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो अब संवेग की परिभाषा लिखेंगे, अगर एग्जाम्पल इच्छा करेगा तो एक एग्जाम्पल देंगे बेहतर डेफिनेशन के लिए, और इसका ऐसा ही मात्रा लिखेंगे। ठीक है, डिफाइन मोमेंटम, व्हाट इज इट्स ऐसा यूनिट। उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल। ठीक है, संवेग इक्वल टू फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, वेग के गुणनफल। ठीक है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। कितना शॉर्ट में आंसर हो गया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसा आंसर वो मांगेगा हम वैसा आंसर लिखेंगे। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, एक समान त्वरण क्या है, तो एक समान त्वरण क्या है, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उत्तर हो जाएगा, जब किसी वस्तु के वेग में समान समयांतराल में समान परिवर्तन हो। कहने का मतलब हुआ कि जब किसी वस्तु के वेग में कह रहा है, जब वस्तु गति में आ रहा है, मोशन में आ रहा है, तो समान समय अंतराल, कहने का मतलब हुआ कि एक वस्तु जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल, मान के चले कि जैसे 2 वस्तु है और दोनों वस्तु के समय का जो अंतर है, दोनों वस्तु के समय का जो समय अंतराल है, दोनों के बीच डिफरेंट है समय का, वो सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है, समान समय अंतराल हो और समान परिवर्तन हो तो उससे एक समान त्वरण गति कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 के आंसर हुआ। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, आवर्त गति किसे कहते हैं, आवर्त गति किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, उत्तर होगा, ऐसी गति जिसमें वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है, आवर्त गति कहलाती है। कहने का मतलब हुआ कि ऐसी गति जिसमें वस्तु निश्चित समय अंतराल, कहने का मतलब हुआ कि कोई एक वस्तु है वो निश्चित समय अंतराल, कहने का मतलब कि जो अपने स्थान से आगे पीछे हो रहा है उसका समय निश्चित है। ठीक है, आगे 5 सेकंड के लिए हो रहा है तो वो पीछे भी 5 सेकंड के लिए ही हो रहा है। साफ साफ लिख रहा है कि यदि ऐसी गति जिसमें वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है, आवर्त गति कहलाती है। जैसे उदाहरण है घड़ी के लोलक की गति। ठीक है, तो घड़ी के लोलक की गति क्या है, वो समान समय अंतराल पर अपने स्थान से लेफ्ट राइट या आगे पीछे कर रहा है। ठीक है, तो ये 5 के उत्तर हुआ। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चाल के डेफिनेशन क्या हो जाएगा, चाल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या क्या होता है समय को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल किसके द्वारा, वस्तु द्वारा तय की जाएगी, कोई व्यक्ति द्वारा तय किया जाएगा, यही ना। चाल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या समय होता है, यह अदिश राशि है। ठीक है, चाल क्या है, अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये तो मीटर में आ जाएगा, पर सेकेंड में आएगा। ठीक है, वेग का डेफिनेशन क्या होगा, वस्तु के विस्थापन अथवा समय को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, यह अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश राशि है, वेग क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, चाल अदिश, वेग सदिश। ठीक है, और इसका वैल्यू किस में आएगा, इसका भी मीटर पर सेकेंड में ही वैल्यू आएगा। ये 6 का आंसर हुआ। 7 नंबर है, एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं, एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। वृत्तीय यानी वृत्त के बात कर रहा है,
एक समान वृत्ति है, यानी एक वृत्त है और वो समान गति से क्या कर रहा है, समान चाल से गति कर रहा है। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म सर्कल मोशन? उत्तर हो जाएगा, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर निश्चित चाल से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है। जैसे उदाहरण है घड़ी की सुई की गति। तो घड़ी की सुई की गति क्या है, देखिए वो घड़ी का जो है वो वृत्त का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। ठीक है। जो भी गोल वृत्त है घड़ी, उसका क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर निश्चित चाल से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो घड़ी की सुई की गति जो है वो समान डिस्टेंस से गोल गोल घूम रहा है ना। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, द्रव्य क्या है? व्हाट इज मैटर? द्रव्य क्या है? उत्तर है, जिस पदार्थ का द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। ठीक है। तो द्रव्य का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और द्रव्य क्या करता है, जिस बर्तन में जिस जगह पे रखा जाए उसका स्थान घेर लेता है। ठीक है। वो स्थान पर कब्जा कर लेता है, तो उसे क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, अंतर अणुक स्थान। तो अंतर अणुक स्थान, जब अंतर अणु का मतलब होता है खाली स्थान। ठीक है। अंतर माने अणुओं के बीच क्या हो, अंतर हो। तो अणु के बीच अंतर पाया जाएगा तो यानी खाली है, तभी तो अंतर पाया जा रहा है ना। तो अंतर अणुक स्थान से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटर मोलिकुलर स्पेस? ठीक है। उत्तर हो जाएगा, किसी पदार्थ के अणुओं के बीच पाए जाने वाले खाली स्थान को अंतर अणुक स्थान कहते हैं। ठीक है। किसी पदार्थ के अणुओं के बीच, ठीक है, इसमें कोई भी पदार्थ हो सकता है, उसके बीच यदि अंतर पाया जा रहा है, खाली स्थान पाया जा रहा है, तो वो क्या है, अंतर अणुक स्थान है। 10 नंबर प्रश्न है, द्रव्य के हिमांक से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड? उत्तर हो जाएगा, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव्य ठोस अवस्था में बदलना शुरू करता है उसका हिमांक कहलाता है। ठीक है। निश्चित तापमान पर यदि एक बार, जैसे मान के चलिए 10 डिग्री है तो वो 10 डिग्री पर ही होगा, 20 डिग्री की बात करेगा तो वो 20 डिग्री पर ही होगा। ठीक है। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव्य ठोस अवस्था में बदलता है। ठोस अवस्था यानी मान के चलिए कि पानी क्या है, पानी द्रव्य है ना। जब पानी का वाष्प बनता है पानी, तो पानी जब वाष्प बनता है तो वो क्या होता है, ठोस रूप लेता है, छोटा छोटा गोल गोल बिंदी टाइप का बनता है। तो वो क्या हुआ, एक टाइप से ठोस रूप ही बना, ठोस अवस्था बना ना। तो वही बात कर रहे हैं कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव्य ठोस अवस्था में बदलना शुरू करता है तो उसका हिमांक कहलाता है। उदाहरण है जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। तो ये फिक्स हो गया ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का हिमांक हो जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्पन एवं क्वथन में अंतर स्पष्ट करें। वाष्पन एंड क्वथन में अंतर स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। उत्तर हो जाएगा, वाष्पन का डेफिनेशन लिखेंगे। द्रव की सतह से किसी भी तापमान पर धीरे धीरे वाष्पन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, वाष्प बनने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाता है। द्रव की सतह से वाष्पन कहाँ बनेगा, द्रव की सतह पर ही बनेगा। कोई खाली क्षेत्र में नहीं बनेगा, कोई धूल वाले जगह से द्रव का वाष्पन नहीं होगा। ठीक है। द्रव की सतह से ही किसी भी तापमान पर वो हो सकता है। ठीक है। धीरे धीरे वाष्पन बनने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाता है। ठीक है। क्वथन के क्या डेफिनेशन हो जाएगा, निश्चित क्वथनांक पर पूरे द्रव में तेजी से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, क्वथन कहलाता है। ठीक है। देखिए वाष्पन में क्या कर रहा है, धीरे धीरे वाष्प बनने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाएगा, लेकिन क्वथन में क्या कह रहा है, द्रव में तेजी से वाष्प बनने की प्रक्रिया। जब द्रव में तेजी से वाष्प बनेगा तो वो क्वथन कहलाएगा, लेकिन धीरे धीरे बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, किसी भी तापमान पर धीरे धीरे बनेगा। ठीक है। किसी भी तापमान पर धीरे धीरे वाष्प बनेगा तो वो वाष्पन हो जाएगा, लेकिन
क्वथन में निश्चित क्वथनांक कह रहा है कि निश्चित, वो फिक्स हो जाएगा कि इसी क्वथनांक पर बनेगा, आगे पीछे के क्वथनांक हो जाएगा तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो निश्चित क्वथनांक पर पूरे द्रव्य में तेजी से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्वथन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है? व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफेक्शन? उत्तर हो जाएगा, एकांक द्रव्यमान के गैस को उसके तापमान को बदले बिना द्रव्य में बदलने पर निकलने वाली ऊष्मा को द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि एकांक द्रव्यमान के गैस को, ठीक है, एकांक द्रव्यमान के गैस को उसके तापमान को बदले बिना, तापमान में कोई अंतर नहीं किया जा रहा, जो भी एकांक द्रव्यमान के गैस है इसके तापमान में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, बिना तापमान को बदले बिना द्रव्य में बदलने पर निकलने वाली ऊष्मा को द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, किसी ठोस के गलनांक की परिभाषा लिखें। किसी भी ठोस के गलनांक की परिभाषा लिखना है, कोई भी अपने हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ वायुमंडलीय दाब पर द्रव में बदलना शुरू करता है उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ हो सकता है, वायुमंडलीय दाब पर द्रव में बदलना शुरू होगा तो वो क्या हो जाएगा? गलनांक कहलाएगा। ठीक है, 14 नंबर है, संघनन क्या है? संघनन क्या है? आप लोग एक देखेंगे, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव एक नंबर वाला, तो उसका क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन तीनों मिलता जुलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि एक नंबरीय क्वेश्चन कोई और चैप्टर से उठाया, 2 नंबर वाला कोई और चैप्टर से उठाया, 5 नंबर कोई और चैप्टर से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तीनों जो है ना क्वेश्चन आपस में मिलता जुलता है, 1 नंबरिया, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया, सब आपस में मिलता जुलता है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, संघनन क्या है? गैस का संघनन कैसे किया जाता है? उत्तर हो जाएगा, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है, जब वो गैस की अवस्था में और गैस से द्रव की अवस्था में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? संघनन कहलाएगा। यानी गैस से द्रव अवस्था में आना क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। अब यहाँ है, गैसों का संघनन कैसे किया जाता है? तो गैसों को ठंडा करके या उस पर दबाव बढ़ाकर उसका संघनन किया जाता है। ठीक है, मान के चलिए कि एलपीजी गैस है, तो एलपीजी गैस क्या है? वो जैसे तितर बितर रहता है, तो उसको गैस सिलेंडर में भरने के लिए, एलपीजी को सिलेंडर में भरने के लिए क्या किया जाता है? उस पर दबाव दिया जाता है, दबाव बढ़ाकर उसका क्या किया जाता है? एक तरह से संघनन किया जाता है, संपीड़न किया जाता है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली द्वारा बाहरी पदार्थों को कोशिका के अंदर लेने की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली द्वारा बाहरी पदार्थों को, ठीक है, जो भी बाहरी का पदार्थ है, पदार्थ को कोशिका के अंदर जब वो ले लेगा, अपने अंदर ले लेगा, तो क्या कहलाएगा? एंडोसाइटोसिस कहलाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है? ठीक है, उत्तर हो जाएगा, जिन कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। ठीक है, बैक्टीरिया, जिन कोशिकांग में सुस्पष्ट केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। 17 नंबर प्रश्न है, कोशिका के किस अंगक को बिजली घर कहते हैं और क्यों? कोशिका के किस अंगक को बिजली घर कहते हैं और क्यों? उत्तर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं क्योंकि इसमें कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी, एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? बिजली का घर कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, जीन को आनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं?
उत्तर हो जाएगा जिन आनुवंशिक लक्षणों की जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। जिन क्या करता है, तो जिन जो है आनुवंशिक लक्षण को, जैसे यहाँ समझेंगे कि जैसे माता पिता हुआ, तो माता पिता के अंदर जो भी आनुवंशिक लक्षण है, जीन का जो भी आनुवंशिक लक्षण है, आनुवंशिक लक्षण वो जीन के माध्यम से क्या हो जाएगा, उनके बच्चों में चला जाएगा। ठीक है, वही बात कर रहा है यहाँ कि जिन आनुवंशिक लक्षणों की जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है, इसीलिए इसे आनुवंशिक की मूलभूत इकाई कहते हैं। और ये जीन का ही काम है आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिड में क्या अंतर है। तो क्रोमोसोम और क्रोमैटिड में अंतर क्या है देखेंगे यहाँ। क्रोमोसोम यानी डीएनए, डीएनए यानी क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डीएनए का। तो सॉरी, डीएनए क्रोमोसोम डीएनए, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्रोमोसोम किससे बना होता है, तो क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन से बनी गुणसूत्रीय संरचना है। क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिड में अंतर स्पष्ट कर रहा है ना। तो क्रोमोसोम किससे बना होता है, तो डीएनए प्रोटीन से बनी गुणसूत्रीय संरचना होती है। और क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमैटिड यानी डीएनए, ये इसमें भी डीएनए होता है। ठीक है, डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसमें भी होता है। डीएनए के प्रतिलिपि होने के बाद बने क्रोमोसोम की प्रत्येक समान अर्ध इकाई को क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप यानी पेड़ पौधा की कोशिका की बात कर रहा है, और जंतु यानी जानवर की बात कर रहा है, एनिमल की बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पादप यानी प्लांट हुआ, पेड़ पौधा हुआ, और जंतु यानी एनिमल जानवर की बात कर रहा है। उत्तर हो जाएगा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, हरित लवक और सामान्य बड़ी रिक्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति यानी जो खाल होता है, पेड़ पौधा में क्या होता है, खाल होता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। हरित लवक यानी पेड़ पौधा हरा होता है हरित लवक के ही कारण, और सामान्य बड़ी रिक्तिका होती है। जंतु कोशिका में क्या होता है, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक नहीं होते हैं। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक नहीं होते हैं, तथा रिक्तियाँ इनमें होता है, सिर्फ रिक्तियाँ होता है। और रिक्तियाँ क्या होता है, छोटी होती है। ठीक है, तो आज के क्लास में 1 to 20 क्वेश्चन करवाएं लघु उत्तरीय, कल के क्लास में कराएंगे दीर्घ उत्तरीय। तो आशा है आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के क्लास में इतना ही। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।